हाँ शुभम अमन हो गया। गुड मॉर्निंग कार्तिक, गुड मॉर्निंग अमृता, सेजिल, गुड मॉर्निंग श्रेया। चलिए तो स्टूडेंट्स ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। टाइम विल बी 2 मिनट्स, एकदम घड़ी देख के। करेक्ट है हर्ष, आपका आंसर सही है। श्रेया थोड़ी सी गलती हो रही है। अच्छा एक मिनट हर्ष, एक बार चेक करना अपना आंसर। विवेक गलत है, श्रेया मोस्ट प्रोबेबली यू आर करेक्ट। मृगंक 3C2 इट्स नॉट कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट लिखा हुआ है, 3C2 से काम नहीं चलेगा। सवाल समझ, जिनको सवाल नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 4 बॉक्सेस है, 4 में से एक ऐसा बॉक्स है जिसको हमेशा आप उठाओगे, हमेशा उठाओगे। तो पूछा ये जा रहा है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ 3 बॉक्सेस आर सिलेक्टेड एट अ टाइम। तो बेसिकली 4 बॉक्सेस में से आपको 3 बॉक्सेस का अरेंजमेंट करना है। 4 बॉक्सेस आपके सामने हैं, उनमें से किसी भी टाइम पे आप 3 बॉक्सेस का अरेंजमेंट करोगे और उन 3 बॉक्स में एक पर्टिकुलर बॉक्स है जो हमेशा रखा जाएगा। तो ऐसे मान के चल सकते हो कि अगर आपके सामने बॉक्स A B C D, ये ABCD 4 बॉक्सेस है, जिसमें से बी वाला बॉक्स तो हमेशा आएगा। तो बी वाला बॉक्स हमेशा आएगा और आपको 3 बॉक्सेस इन टोटल उठाने हैं। इसका ये मतलब होगा कि हम बाकी जो 3 है, एक तो फिक्स हो चुका, तो बाकी 3 में से हम कोई 2 ही बॉक्सेस ना उठाएंगे। तो इसीलिए हर्ष अभी सही है। ये देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे है, सॉल्यूशन पढ़िए सब कोई। सिंस वन बॉक्स शुड ऑलवेज बी सिलेक्टेड, क्योंकि एक बॉक्स हमेशा सिलेक्ट होगा, so we have to select 3 - 1 boxes out of 4 - 1 boxes। मोटा मोटी पहले अगर सवाल देखा जाए तो 4 में से 3 बॉक्सेस को सिलेक्ट करना था, अरेंज करना था। अब उसमें से क्योंकि एक हमेशा आएगा, तो इसीलिए 4 में से अब बचा कितना, 3। और क्योंकि हमको 3 अरेंज करना था जिसमें से एक ऑलरेडी उठा चुके हैं, तो बचा कितना, 2 का अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पे वही चीज लिखे 3 - 1, मतलब 2 बॉक्सेस का अरेंजमेंट करना है, कितने में से, 3 बॉक्सेस में से। यहाँ पे अगर मैं आपको लेफ्ट में एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, तो अगर हमारे पास बॉक्स A B C और D है, जिसमें से मान लो कि बॉक्स B जो है इसको हमेशा उठाया जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, बॉक्स A, बॉक्स C और बॉक्स D बचेगा। और इसमें से आप कोई भी 2 उठाओगे ना, इसमें से any2 उठाओगे, और उस any2 को किसके साथ अरेंज किया जाएगा, any2 को B के साथ अरेंज किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि अब 3 बॉक्सेस में से 2 बॉक्सेस को अगर अरेंज करना है, so this can be done in 3p2 ways, this can be done in 3p2 ways, जो कि हो गया 6 अरेंजमेंट्स। अच्छा, अब देखो आई थिंक किसी का भी यहाँ पे आंसर सही नहीं आया था क्या, हाँ किसी का भी आंसर सही नहीं आया था। अब यहाँ पे कह रहा है कि विथ ईच ऑफ दीज अरेंजमेंट्स आवर प्री सिलेक्टेड बॉक्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 × 6 वेज। अमृता कह रही है कि हमारा सही था। अमृता 3 फैक्टोरियल ही आया था ना सिर्फ, वो 6 वेज ठीक है, बट ये देखो ये पॉइंट में समझाता हूँ कि 18 कैसे हुआ। मान लो कि आपने 3 बॉक्सेस थे आपके पास, ए बचा था, सी बचा था एंड डी बचा था। ओके, आपने ए सी डी में से आपने किन्हीं 2 बॉक्सेस को अरेंज किया। आपने लेट से अरेंज किया ए को और आपने किया सी को, ठीक है। तो ए सी को जब आप अरेंज करोगे तो या तो ए सी होगा या फिर
CA होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझो, सिलेक्शन का क्वेश्चन है, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो ऐसे समझो कि पहले आप इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझना है, ऐसे इमेजिन कीजिए आपने अपने सामने 4 आइटम्स रखा है। ठीक है, अब उस 4 आइटम्स में से किन्हीं 3 आइटम्स को शेल्फ में सजाना है। तो अगर सिर्फ 4 आइटम्स में से किन्हीं 3 आइटम्स को शेल्फ पे सजाना अगर होता तो हमारा आंसर हो जाता 4p3। 4p3 का वैल्यू आ जाएगा 24, मतलब 24 तरीकों से आप 4 सामानों को 3 शेल्फ में, 4 में से कोई 3 सामानों को 3 शेल्फ पे सजा सकते हो। लेकिन अगर उन 4 सामानों में से एक ऐसा सामान है जिसको आपको शेल्फ पे रखना ही रखना है, तो आपके 3 शेल्फ थे जिसमें से एक शेल्फ पे एक सामान जाएगा ही जाएगा, तो आपके पास बचा और 3 सामान, और उन 3 सामान में से 2 सामानों को आपको शेल्फ पे रखना है। तो अभी मैंने वही सिचुएशन लिया है कि मान लो बी वाला जो सामान है उसको हम रखेंगे ही रखेंगे, और बी वाले सामान को अगर हम रखेंगे तो अब हमारे पास बचा ACD में से हमको कोई 2 को उठाना है। तो या तो आपने AC उठाया होगा, या फिर आपने AD उठाया होगा, या फिर आपने CD उठाया होगा, राइट। अब इसमें भी अरेंजमेंट अगर देखोगे तो ACCA होगा, ADDA होगा, CDDC होगा। तो अभी जो आप लोग 6 वेज कह रहे हो, आप लोगों का जो 6 वेज आ रहा है वो 6 वेज इसका आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने 3p2 करके कैलकुलेट किया है। तो आपका जो 3p2 है वो इसको बता रहा है। आई बात समझ में? लेकिन आप बताइए कि B जो हमेशा आएगा, क्या वहां पे अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से एक ही सिचुएशन को उठाया जाए, AC वाले सिचुएशन को उठाया जाए, और आपसे पूछूं कि B कहां कहां पे आ सकता है, तो B आ सकता है A के पहले, B आ सकता है A और C के बीच में, B आ सकता है C के बाद में। यस और नो? तो ये वाला AC वाला जब अरेंजमेंट उठाया गया, तो AC वाले अरेंजमेंट में जब B को रखा, AC वाले अरेंजमेंट में जब आपने B को रखा तो कितने केसेस आ गए? कितने केसेस आ गए? 3 केसेस आए कि नहीं आए? तीनों अलग अलग है। अच्छा, सिमिलरली अगर आप AC के जगह मान लीजिए आपने CA वाला केस उठाया होता और अब B को रखना है, तो या तो B C के पहले आता तो BCA बन जाता, या फिर B बीच में आ सकता था तो CBA बन जाता, या फिर B जो है वो आखिर में आता तो वो CAB बन जाता। तो क्या सीख रहे हो यहां से? क्या मैं ये समझा सकता हूं कि 3 बॉक्सेस में से 2 बॉक्सेस को अरेंज करने के 3p2 वेज हो गए? तो उन 3p2 वेज में हमारे सामने वो 6 वेज दिख रहे, ACCA, ADDA, CDDC, लेकिन इनमें से कहीं पे भी मुझको B नहीं दिख रहा है, जो कि हमेशा आएगा। अब जब B को रखने की बात होगी तो क्या B आप हमेशा AC के आगे रखोगे क्या? नहीं, अरेंजमेंट है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हो सकता था कि B आपने AC के आगे रखा हो, या बीच में रखा हो, या एंड में रखा हो। सिमिलरली आपने CA वाला अगर केस होता तो CA वाले केस में B आगे रखा होगा, या बीच में रखा होगा, या एंड में रखा होगा। देखो आपके सामने मैंने तीनों केसेस लिखे हुए हैं, देख सकते हो क्या दोनों अलग है? ऊपर BAC आ रहा है, यहाँ पे BAC आ रहा है, यहाँ पे BC आ रहा है, अलग है दोनों। यहाँ ABC आ रहा है, यहाँ CBA आ रहा है, अलग आ रहा है। यहाँ ACB आ रहा है, यहाँ CAB आ रहा है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आप ये देखो तो यहाँ से कोई भी एक अरेंजमेंट उठाया गया तो उस एक अरेंजमेंट में फिर B को पुट करने का 3 रास्ता था। इस एक अरेंजमेंट में B को रखने का 3 रास्ता था। तो अगर आपने 6 अरेंजमेंट बनाए थे तो उन 6 अरेंजमेंट में हर एक अरेंजमेंट को 3 फर्दर तरीके से B के साथ अरेंज किया जा सकता है। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज क्या 18 बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अमृता, श्रेया, आपके जो 3p2 वेज थे वो कौन सी चीज थी? वो थी ACCA, ADDA, CDDC। अगर हम ये मान के चले कि हमने B को सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या है? और अब एक काम करो ना, अब आप इस सॉल्यूशन को दोबारा पढ़ो तो आई थिंक ये सबको समझ में आ जाएगा। Since one box should always be selected, we have to select 3 minus 1 boxes out of 4 minus 1 boxes. This can be done in 3p2 ways. 3p2 आ गया 6 अरेंजमेंट्स। तो ये जो 6 अरेंजमेंट्स था ये किसका था? ये बाकी 3 बॉक्सेस में से 2 बॉक्सेस का अरेंजमेंट था। लेकिन उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? With each of these 6 arrangements, our pre-selected box, जैसे यहाँ पे pre-selected box क्या था? B था।
तो हमारा प्री सिलेक्टेड बॉक्स को फर्दर कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है, हर जगह पे 3-3 तरीके से किया जा सकता है। तो इसलिए 3 × 6 18 वेज आया। श्रेया, इज दिस क्लियर? क्लियर? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कॉम्बिनेशन के साथ। अगर कॉम्बिनेशन का सवाल होता तो आंसर 6 होता, लेकिन ये अरेंजमेंट का सवाल है तो बी को रखना भी तो पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये सेम सवाल कॉम्बिनेशन में भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अरेंजमेंट वर्ड जो दिख रहा है ना, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, ये अरेंजमेंट वर्ड की जगह क्या आ जाएगा, सिलेक्शन आ जाएगा। कैन आई मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़ सकता हूं? पंकज, मधुरेंद्र, कोई दिक्कत यहाँ पे? राहुल, ठीक है। अब देखो मैंने उसका मतलब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो लेट अस नेम द बॉक्सेस एज ए बी सी एंड डी। मैंने चार, मतलब जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि ए बी सी डी हमने 4 बॉक्सेस माना, और यहाँ राइटिंग में डी को प्री सिलेक्ट किया हुआ है। डी हैज टू बी ऑलवेज प्रेजेंट। सो नाउ ए बी सी कैन बी अरेंज्ड इन ए बी ए सी बी ए बी सी सी ए सी बी, ये 6 वेज हो गया। विथ ए बी डी कैन बी अरेंज। अब मान लो पहला उठाया ए बी में डी को अरेंज करने के कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। तो डी कैन बी अरेंज विद द रिमेनिंग 5 अरेंजमेंट सिमिलरली। तो ये 1 2 हर जगह पे डी को 3 अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हो। हेंस इन टोटल द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज 18। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, एक तरीके से कह सकते हो। अगर आप इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना चाहते हो, हमने अभी जो सॉल्व किया हमने बिना फॉर्मूले के सॉल्व किया है, सिंपल एनपीआर के फंडे से सॉल्व किया हम लोगों ने, है ना। बाकी फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि अगर परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स निकालना है, टेकन r एट अ टाइम, जिसमें से एक पर्टिकुलर थिंग हमेशा आएगा, तो उस केस में आपका फॉर्मूला बन जाएगा r इंटू, ये ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज r इंटू n-1 p r-1। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 बॉक्सेस थे, 4 में से 3 का अरेंजमेंट करना था जिसमें एक हमेशा आएगा। तो n का वैल्यू 4 हो गया, n का वैल्यू 4 हो गया एंड r का वैल्यू 3 हो गया। तो आप देखो फॉर्मूले में अगर हम n और r पुट कर देते हैं तो ऊपर 4-1 p 3-1 हो जाएगा। तो फाइनली आपका 3 इंटू 3p2 इस फॉर्मूले से भी निकल कर आ जाएगा, विच विल बी 18। ओके, तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब n अलग अलग चीजों में से 8 चीजों का अरेंजमेंट करना है और एक चीज हमेशा आएगी, एक चीज हमेशा आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका उल्टा, ये वाला ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। अगेन 2 मिनट का टाइम देता हूं। मधुरेंद्र पूछ रहा है इज इट 12? मधुरेंद्र थोड़ी देर में आंसर करता हूं। तो हर्ष अमृता का आंसर सेम आ रहा है, तौकीर का अलग है, विवांशु विवांशु तो गलत है, क्लियर कट। मानस गलत है, 4 फैक्टोरियल आंसर नहीं होगा मानस। 4 फैक्टोरियल तो तब होता जब सब कोई कंडीशन नहीं है। परदीन पॉसिबल है, परदीन, आदर्श, अमृता, हर्ष, इन लोग के आंसर सेम आ रहे हैं।
अभी पलक, पंकज, आयुष, श्रेया, सेजल, इन लोगों के आंसर सेम आ रहे हैं, लेकिन अलग है बाकियों से। सवाल क्या है, इस बार भी 4 बॉक्सेस हैं, इस बार 4 में से 2 का अरेंजमेंट करना है, 4 में से 2 का अरेंजमेंट करना है। और यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, तो यहाँ पे कंडीशन ये दे रखी है कि 4 में से 2 बॉक्सेस का अरेंज करना है। कंडीशन ये दे रखी है कि एक पर्टिकुलर बॉक्स हमें कभी भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, एक पर्टिकुलर बॉक्स है डी जिसको कभी भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो मैक्सिमम लोगों का आंसर या तो 12 आ रहा है या 6 आ रहा है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द आंसर इज 6। 6 कैसे हुआ, पढ़ो तो सॉल्यूशन को पढ़ो जरा सा। सिंस डी इज नेवर टू बी सिलेक्टेड, अब क्योंकि डी कभी भी सिलेक्ट नहीं होगा, सो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट ए, बी एंड सी। अब 4 बॉक्सेस में डी कभी सिलेक्ट नहीं होगा, तो बचे 3 ही बॉक्सेस, उन्हीं 3 बॉक्सेस में आपको अरेंजमेंट करना है। तो वी कैन अरेंज ए, बी, सी टेकन 2 एट अ टाइम इन 3p2 वे। देखो 4 चीजें थी, आप ऐसे सोचो ना, आपको 4 लोगों में से एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन बनाना था, जिसमें से एक आदमी को कभी भी आप नहीं चूज करोगे, तो एक आदमी को कभी भी नहीं चूज करोगे, खाली नाम के लिए उधर है, तो बचे कितने लोग, 3 लोग। और उन्हीं 3 लोगों में से आप 2 लोगों को उठाओगे और उसी में से एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन बनाओगे, राइट? यही सिंपल सा फंडा है। तो 3 लोगों में से 2 लोगों का अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है 3p2 वेज में, वो किया जा सकता है 3p2 वेज में। बात समझ में आई क्या? जिन जिन लोगों से आंसर गलत हुआ, जिनके आंसर 12 आ रहे थे, मेनली आपके आंसर 12, जिनके भी 12 आ रहे थे, पंकज, पलक, आयुष, श्रेया, सेजल, रियांशु, मधुरेंद्र, लॉजिक समझ में आ रहा है? आई थिंक अगर आपको इस एग्जांपल में दिक्कत हो रही है तो ऐसे समझो कि आपके सामने 4 लोग खड़े थे, आपको उसमें से एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन बनाना था, जिसमें से आपने एक आदमी को तो कसम खा के रखा था कि उसको कुछ भी नहीं, उसको उसको नहीं चूज करोगे। तो बचे कितने लोग, 3 ना? तो 3 लोग जो थे उन्हीं में से आप 2 लोगों को उठाकर एक को कैप्टन और एक वाइस कैप्टन बनाओगे। तो 3 में से 2 को अरेंज कितने तरीके से किया जा सकता है, 3p2 वेज में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक समझिए, पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में एक आदमी जो है वो हमेशा सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, एक आदमी हमेशा सिलेक्ट किया जाता है। इस केस में क्या है, एक आदमी को कभी भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी अगर देखना चाहो तो पिछले वाले का फॉर्मूला क्या था, r इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर देखोगे तो सिंपल 3p2 निकल कर आया था क्या, 3p2। क्वेश्चन में बोला गया था कि 4 में से 2 को अरेंज करना है, लेकिन एक को कभी नहीं रखा जाएगा, तो 4 में से एक पहले हट गया, तो 4 माइनस, इसीलिए देखो फॉर्मूला में ऊपर n माइनस वन, यहाँ पे n माइनस वन आ रहा है, 4 माइनस वन 3 हो गया। और जितना लोगों का अरेंजमेंट करना था वो तो किए ना, 2 लोगों का अरेंजमेंट करना था, तो 3p2 2 तो आ ही रहा था, तो इसलिए फॉर्मूला उस हिसाब से क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया n माइनस वन पी आर। अगेन मैं नहीं चाहूंगा कि लोग इसको एज अ फॉर्मूला रट्टा मार ले, लॉजिक समझने की कोशिश करो, ये फॉर्मूला कैसे आया है। जब आपके पास n अलग अलग चीजें होती है, उसमें से 2, उसमें से 8 चीजों का अरेंजमेंट करना होता है, कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ, तब आपका आंसर होता है NPR। लेकिन अगर कंडीशंस आ जाएगा तो कैसे कैसे कंडीशंस आ सकते हैं, तो हमने देखा था परसों की क्लास में थ्योरम नंबर 2 देखा था, जिसमें से कि चीजों को रिपीट करवाया जा सकता है, तो उस केस में आंसर n टू द पावर r बन गया था। फिर हमने थ्योरम नंबर 3 देखा था, जहां पे उन n आइटम्स में से कुछ रिपीटिशंस होती थी, मतलब n चीजें अलग अलग नहीं है, तो हम वहां पे फैक्टोरियल से डिवाइड करते थे। आज की क्लास में अगर देखोगे तो n चीजें अलग अलग है, उनमें से 8 चीजों का अरेंजमेंट करना है, लेकिन एक कंडीशन दे दिया कि एक आइटम कभी भी नहीं उठाया जाएगा या फिर एक आइटम कभी भी नहीं रखा जाएगा। श्रेया पूछ रही है कि टेकन 2 एट अ टाइम, सर इसका मतलब क्या है? श्रेया, टेकन 2 एट अ टाइम जो फॉर्मूला होता है ना एनपीआर, एनपीआर में हम बोलते हैं अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ n आइटम्स टेकन
आर एट अ टाइम, टेकन आर एट अ टाइम। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर आपके सामने एन अलग अलग चीजें रखी हुई हैं तो आप उसमें 8 चीजों को अरेंज कर रहे हो। तो जैसे अभी 4 लोग आपके सामने थे, उसमें से 2 लोगों को अरेंज करना है, तो वो लिखा जाएगा इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 4 पीपल टेकन 2 एट अ टाइम। तो इसका मतलब होगा 4 में से 2 लोगों को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो 2 एट अ टाइम मतलब एक बार में दो दो का कितना अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। ओके, चलो। तो अब यहीं पे वो सारे केसेस जो मैंने फॉर्मूलाज की बात कर रहा था, एक बार आप चाहो तो इसको दोबारा रीड कर सकते हो। पहला पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमने अपना परमुटेशन शुरू किया था। एंड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड और स्टैंड्स फॉर एडिशन। कहीं पे भी एंड आएगा तो मल्टीप्लिकेशन, और आएगा तो एडिशन। नेक्स्ट इज एनपीआर का फॉर्मूला इज एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। नेक्स्ट, परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, तो वो एनपीआर होता है। उसके नीचे परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम। ऑल एट अ टाइम मतलब कि एन चीजें थी आपके सामने और सबको अरेंज करना है। जैसे 6 लोग थे, 6 के 6 को अरेंज करना है, तो उस केस में आंसर 6 फैक्टोरियल होता था। 6 फैक्टोरियल कैसे होता था? क्योंकि आप एनपीएन करते थे, एनपीएन। और एनपीएन अगर हम फॉर्मूला कैलकुलेट करने चाहे एनपीएन, तो ये हो जाता है आपका एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो ऊपर आपका एन फैक्टोरियल आता है और नीचे आपका 0 फैक्टोरियल आता है। तो फाइनली वो कितना निकल कर आता है? फाइनली वो आपका एन फैक्टोरियल निकलता है। ठीक है, सो फिर ये आज की क्लास में हमने देखा परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर्स, जब एक पर्टिकुलर थिंग हमेशा आई। और ये अभी आखिरी क्वेश्चन था परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग नेवर ऑकर्स। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आखिर की जो 3 फॉर्मूलाज हैं, ये जो 3 टिक्स मैंने लगाए हैं, ये तीनों को एज अ फॉर्मूला याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपना एनपीआर कैसे काम करता है उसी के लॉजिक से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। राइट, अच्छा चलो अब ये क्वेश्चन को जरा ट्राई करना। विवेक, आते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस के ऊपर। क्या होता है कि मॉड्यूल आपने कितने अच्छे से अटेम्प्ट किया वो पता चल जाता है जब मैं यहाँ पे सवाल खुद से देता हूँ। यस कार्तिक, बताइए। सर हमको एक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर, वही आपसे बोलना है। सर बोलो। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं ना, तो कम से कम मिनिमम 2 मिनट्स दीजिए। हम सर लास्ट स्टेज पे जा ही रहे हैं, तब तक सर आप सॉल्यूशन शो कर दे रहे हैं। सर बस ठीक है, 2 मिनट्स का टाइम दीजिए। ओके। 10:58 हो रहा है, 11 बजे पे शो करूंगा। ओके, चलो। इस क्वेश्चन में तो एक्चुअली में लोगों को बहुत टाइम लगेगा। आप इसका 2 केसेस सॉल्व करना। एक,
राहुल गलत है। राहुल थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। दिवांशु गलत है। हर्ष गलत है। नहीं हर्ष, ये भी गलत है। वेरी गुड रियांशु। कैसे सॉल्व किया मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो। आयुष आपने कैसे सॉल्व किया मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, दोनों का आंसर्स करेक्ट है। दोनों अपना जो, बिकॉज बाकी लोगों को अच्छा खासा टाइम लगेगा। आयुष आप भी व्हाट्सएप पे भेजिए। बाकी लोग जिन जिन लोगों ने आंसर किया सबके आंसर गलत है। नहीं आदर्श, आपका भी आंसर गलत है। मधुरेंद्र करेक्ट। मधुरेंद्र व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं देखना चाहूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किए। आयुष, प्रियांशु, मधुरेंद्र, प्लीज सेंड मी द फोटोग्राफ। इंस्टेंटली भेजो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? फोटो खींच के ही तो भेजना है। ओके, आई थिंक मधुरेंद्र का आ गया। बढ़िया मधुरेंद्र, वेरी गुड। वेरी गुड रियांशु। आयुष, दोनों परफेक्ट। आपके अप्रोचेस करेक्ट है। मधुरेंद्र एंड रियांशु, आपके अप्रोच करेक्ट है। आयुष कह रहे हैं नेट स्लो है सर, वेट प्लीज। देखो बना रहे हो, जूम का क्लास चल रहा है तुम्हारा और तुम्हारा नेट स्लो है। जूम में ज्यादा इंटरनेट चाहिए, ठीक है। अमृता आंसर गलत है।
Should I show the solution? ये अच्छा, जिन जिन लोगों ने सॉल्व किया इन्होंने बहुत अच्छा किया है। बहुत लोग यस कर रहे हैं, एक दो लोग कह रहे हैं नो सर वेट। श्रेया गलत है, परदीन गलत है, प्लीज चेक कीजिए। आप लोग शायद क्वेश्चन को थोड़ा मिसप्लेस कर रहे हो, जो आंसर दे रहे हो ना, क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मेनी डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म, कितने अलग अलग 4 लेटर वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं मेडिटेरियन के लेटर्स को यूज करके, जिसमें पहला लेटर ई होगा और आखिरी लेटर आर होगा। मतलब 4 लेटर वर्ड का अभी 2 लेटर फिक्स कर दिया गया है। सेजल विदाउट रिपीटिशन 40320 जो है ना, ये 8 फैक्टोरियल का आंसर है। 8 फैक्टोरियल कब होना चाहिए? जिन जिन लोगों का आंसर 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल आ रहा है, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। 8 फैक्टोरियल तब आएगा जब 8 चीजों को 8 जगह पे अरेंज करना है। लेकिन क्या यहाँ पे 8 जगहों पे अरेंज करने की बात हो रही है? क्योंकि आप लिख रहे हो 11 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, आपने 11p4 लिखा है कहीं ना कहीं। 11p4 का मतलब 11 चीजों में से 4 चीजों को अरेंज करना है, लेकिन यहाँ पे 4 लेटर वर्ड में 2 पोजिशन पहले से ऑक्यूपाइड है। आप लोग तुक्का मत लगाओ, एनपीआर का मतलब समझो। एनपीआर का मतलब है एन चीजों में से 8 चीजों का अरेंजमेंट होगा। साक्षी गलत है, श्रेया वेरी गुड, श्रेया करेक्ट। सो अभी तक मेरे को 4 लोगों से आंसर मिला है, जिसमें मुझे श्रेया, रियांशु, आयुष एंड मधुरेंद्र का आंसर आया है। वेरी गुड। पलक वेरी गुड। आई होप गाइस यू गाइस बाकी लोग ट्राई करते रहो। यस रॉकेट। सर टोटल 13 है, तो 2 तो फिक्स हो गया तो 11 बचा ना। लेकिन रिपीटिशन भी तो हो रहा है ना उसमें। यस सर, उस चीज को भी तो ध्यान रखना है ना। 2 Without- केसेस करने हैं, एक विथ रिपीटिशन और एक विदाउट रिपीटिशन। यस सर, ओके दो मिनट। राहुल, मानस करेक्ट, गुड। सेजल गलती है अभी भी, विवेक गलती है। टॉकिर आपने अब 12p4 का आंसर लिख दिया। 12p4 मतलब क्या? 12 चीजों में से 4 चीजों का अरेंजमेंट। राहुल गलत है, विथ रिपीटिशन वाला गलत है राहुल, विदाउट वाला सही है। श्रेया कह रही है कि सर मेरा आंसर तो आ गया बट क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। ओके, आई थिंक सॉल्यूशन समझने के साथ क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए, सो टाइम्स अप। आई थिंक 10:58 में मेरे को कार्तिक ने बोला था 11:09 हो रहे हैं, मतलब 10 से 11 मिनट आप लोगों को मिल गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो पहले मेडिटेरियन वर्ड कितने लेटर का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर का वर्ड है। उस 13 लेटर के वर्ड में से दो लेटर फिक्स कर दिया गया। 2 लेटर फिक्स कर दिया गया है कि नहीं? अब वो 2 लेटर फिक्स कर दिया गया, कौन कौन सा? एक ई फिक्स किया गया है और एक आर फिक्स किया गया। तो यहाँ पे ई आ चुका है, यहाँ पे आर आ चुका है। तो इसको फिल करने के एक ही रास्ता है, इसको फिल करने का एक ही रास्ता है। तो स्टूडेंट्स 13 लेटर वर्ड में से ऐसे समझो कि एक ई कट गया और एक आर कट गया, तो अब कितना बचा? अब बचा 11 लेटर। तो आप में से कुछ लोग देख रहे हो अब मैं बता रहा हूं सबसे पहले क्या क्या गलती हो रही है। तो उसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि 11 लेटर बचा है
और 2 जगह पे उसको फिल करना है, तो आपका आंसर आ रहा है 11p2। अब 11p2 गलत हो जाएगा बिकॉज वी डोंट हैव 11 डिफरेंट। 11p2 कब आंसर होता जानते हो? 11p2 तब आंसर होता जब सारे 11 के 11 जो लेटर्स बचे हैं वो अलग अलग होते, वो सारे 11 के 11 जो वर्ड लेटर्स होते हैं वो अलग अलग होते तब। हाँ मधुरेन? सर ये जो इसमें लिखा हुआ है एक वर्ड की, वो जो वर्ड है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, लेकिन हम तो ये इसको बिना नहीं, मीनिंगफुल मान के तभी सॉल्व किए हैं। नहीं, लिखा हुआ है द वर्ड्स नीड नॉट बी मीनिंगफुल। नीड नॉट बी मीनिंगफुल मतलब कि मीनिंगफुल नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है? नीड नॉट बी मीनिंगफुल। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले समझो बात को। 11p2 आंसर नहीं होगा। 11p2 आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास 11 डिफरेंट लेटर्स नहीं है। अच्छा, फिर मैंने चैट में कुछ लोगों का आंसर देखा था 11p4। अब मैं बताता हूं 11p4 क्यों नहीं होगा। 2 रीजन है। कॉज एक तो आपके पास 11 डिफरेंट पोजीशंस नहीं है, 11 डिफरेंट लेटर्स नहीं है, एंड 4 पोजीशन, 4 एम्प्टी पोजीशंस भी नहीं है। क्या हमारे पास 4 एम्प्टी पोजीशंस है? नहीं, 4 एम्प्टी पोजीशंस आर नॉट देयर। आई बात समझ में क्या सबको? अब आप में से कुछ लोग 12p4 आंसर कर रहे थे। अब बताओ 12p4 होता क्या? 12p4 नहीं होता, क्योंकि 12p4 इसीलिए नहीं होता क्योंकि आपका 12 लेटर्स तो है ही नहीं। 12p4 का मतलब क्या है? 12 अलग अलग चीजें थी, उसमें से 4 चीजों को अरेंज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। तो पहले तो अपने समझ जाओ कि कौन कौन से आंसर नहीं हो सकते, ठीक है? तो क्वेश्चन समझ में आया? मेडिटेरियन 13 लेटर का वर्ड है, 13 लेटर में से 2 लेटर को फिक्स कर दिया गया है, बचा 11 लेटर। अब उसी 11 लेटर में से हमको 2 पोजीशंस को फिल करना है। अब 2 पोजीशंस को फिल करना है, कंडीशन ये दिया गया है कि एक विदाउट रिपीटिशन में आंसर क्या होगा और एक विद रिपीटिशन में आंसर क्या होगा। तो चलिए अब सवाल के सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन, मेडिटेरियन इज अ 13 लेटर वर्ड। we have to make 4 letter words that start with an e and end with r। हमको 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं जो कि e से स्टार्ट होगा और r पे एंड होगा। therefore we have to find 2 more letters from the remaining 11 letters। इसका ये मतलब हुआ कि हमको सिर्फ 2 और लेटर्स निकालने हैं बाकी के 11 लेटर्स में से। अब उसके नीचे का पॉइंट पढ़िए। ऑफ द 11 लेटर्स देयर आर 2 n's, 2 e's, 2 a's। मतलब वो जो 11 लेटर्स है ना, उन 11 लेटर्स में से 2 n दिख रहा है, 2 e दिख रहा है, 2 a दिख रहा है, एंड ईच वन ऑफ द रिमेनिंग 5 लेटर्स। और बाकी के जो बाकी के 5 लेटर्स है ना, वो सबके सब अलग अलग है। बाकी के 5 कैसे हुए? 2 n, 2 e और 2 a आया, मतलब 6 लेटर यहाँ निपट गया। 6 लेटर यहाँ निपट गया तो बचा कितना? 5 लेटर बचा, ठीक है? अगला पॉइंट क्या है? द सेकेंड एंड थर्ड पोजिशंस, द सेकेंड एंड थर्ड पोजिशंस can either have 2 different letters दूसरे पोजीशन पे एंड तीसरे पोजीशंस पे, या तो दोनों अलग अलग लेटर्स हो सकते हैं या फिर दोनों सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 n भी आ सकता था, 2 e भी आ सकता था। तो पहला केस, when the 2 letters are different, when the 2 letters are different, जब 2 लेटर्स डिफरेंट होंगे तो आप कायदे से अगर देखोगे तो जो 11 लेटर का वर्ड था ना, 11 लेटर का वर्ड, उस 11 लेटर का वर्ड में से मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं। हमारे पास एक m था, m एक था, e जो था, 11 लेटर की बात करो, ठीक है? e, अब यहां गिनो तो मेडिटेरियन में e 1 2 3 बार आ रहा है, लेकिन 3 में से एक बार हम रख चुके थे, तो 2 ही e बचा है। अब d देखो तो d एक बार आएगा, i देखो i एक बार आएगा, फिर t देखो तो t एक बार आ रहा है, r देखो r, तो r यहाँ पे देखिएगा मेडिटेरियन 2 बार r आ रहा है, 2 में से एक हम एंड में रख चुके थे तो एक ही r बचेगा। उसके बाद a देखिए, a, तो a 2 बार आ रहा है, लास्ट में n, तो n देखो कितने हैं, n भी 2 बार आ रहा है, ठीक है? तो अगर हम देखें कितने डिफरेंट लेटर्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो स्टूडेंट्स अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं चाहते हैं, ओके ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेट 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 वेट, मैंने क्वेश्चन को ना चेंज कर दिया था थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है, अच्छा ठीक है सुनो, जिन जिन लोगों का आंसर 56 आया वहां पे एक छोटी सी गलती हो रही है। गलती ये हो रही है, मैंने क्वेश्चन तो नेट से उठाया था, बट यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने रखा एक विदाउट रिपीटिशन और एक विद रिपीटिशन। मुझे लग रहा था कि आंसर जो 56 है विदाउट रिपीटिशन का। नाउ लिसन प्रॉपर्ली। हाँ मधुरेंद्र, सर ये विदाउट रिपीटिशन का कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे ई है, ई 3 बार रिपीट हो रहा है, तो एग्जैक्टली सेकेंड और ये लास्ट वो जो दो प्लेसेस खाली है वहाँ पे तो 2 बार ई भी आ सकता है और सही है आर सही भी है, 3 बार आ सकता है। एग्जैक्टली। सुनिए सुनिए, मैं यहाँ पे ना जो मैंने आंसर लिखा हुआ था, ये आंसर एक अलग सिचुएशन था। यहाँ पे रिपीटिशन की बात ही नहीं की गई है, वो रिपीटिशन वाली चीज मैंने लगा दी है, ठीक है। तो 56 आंसर सही नहीं हो पाएगा जो मैंने क्वेश्चन दिया है। जो यहाँ अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें ना, अगर मैं इसको रब कर दूं तो सिंपली सवाल क्या है, इसीलिए मैंने बहुत तो लोगों के हो सकते हैं आंसर्स को गलत कह दिया। तो अगर मैं वो रब कर दूं और अब अगर आप सवाल को पढ़ते हो, हाउ मेनी डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फाउंड using the letters of the word Mediterranean such that the first letter is E and the last letter is R। कितने अलग अलग 4 लेटर के वर्ड बनाए जा सकते हैं मेडिटेरियन के वर्ड को यूज करके, जिसमें पहला लेटर ई होगा एंड आखिरी लेटर आर होगा। कितने अलग अलग 4 लेटर के वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि ई और आर तो फिक्स कर चुके थे। अब अगर ई और आर को फिक्स कर चुके थे तो आप जो बीच के 2 लेटर्स को रख रहे हो, बीच के 2 लेटर्स को रख रहे हो, उसके 2 केसेस बन सकते थे। एक, आपने बीच के दोनों लेटर्स अलग अलग रखे व्हेन द 2 लेटर्स आर डिफरेंट। अब जब मैं बीच के 2 लेटर्स को रख रहा हूं ना, तो मैं साइड के 2 की बात नहीं कर रहा। पहला पोजीशन और चौथा पोजीशन पे कौन है उसको नहीं देख रहा, मैं सिर्फ किसको देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं बीच के 2 लेटर्स को। और केस 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, द 2 लेटर्स आर सेम, तो जब 2 लेटर्स सेम होंगे तो मैं बीच के 2 लेटर्स की बात कर रहा हूं कि वो दोनों सेम होने चाहिए। अगेन मैं पहला पोजीशन पे कौन है और चौथे पोजीशन पे कौन है इससे मैं बात नहीं कर रहा। और मैंने जो सवाल दे दिया ना विथ रिपीटिशन या विदाउट रिपीटिशन, तो जब मैं विथ रिपीटिशन की बात कर देता हूं या विदाउट रिपीटिशन की बात कर देता हूं, तो आपको वहां पे ये ध्यान में रखना होता है विदाउट रिपीटिशन के केस में कि क्योंकि पहला पोजीशन पे ई आ चुका है और आखिरी पोजीशन पे आर आ चुका है, तो अब बीच के 2 पोजीशंस में ना ही ई आना चाहिए और ना ही आर आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो पहले तो जो सवाल था, जो ये सवाल था, ठीक है, स्लाइड में, इस सवाल को समझो। इस सवाल में ई और आर पहले से फिक्स है और इसके 2 केसेस लिए जा रहे हैं जहां पे बीच के 2 वर्ड अगर आपने अलग अलग लिए तो क्या होगा, और बीच के जब 2 वर्ड सेम लिए तब क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 56 नहीं होंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे 59। जरा इस सॉल्यूशन को पढ़ो। ये सॉल्यूशन कह रहा है व्हेन द 2 लेटर्स आर डिफरेंट वन हैज टू चूज। अगर आपने बीच के दोनों लेटर्स को अलग अलग रखे तो आपके पास यहाँ पे ना 8 ऑप्शन है, आपके पास 8 ऑप्शन है, जिसमें से हम हर ऑप्शन को एक ही बार उठाएंगे। तो अगर हमारे पास 8 ऑप्शन है और हमको 2 जगह पे रखना है, तो पहले जगह को फिल करने के 8 तरीके होंगे और दूसरे जगह को फिल करने के 7 तरीके होंगे। तो 8 into 7 56 जानते हो क्या आया है? 56 वो वाला केस आया है जहां पे ई और आर तो पहले से फिक्स्ड था, हमने बीच के 2 पोजीशंस में, बीच के 2 सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन में उन वैल्यूज को रखा है जिसमें जो अलग अलग है, एक दूसरे से अलग अलग है, उसमें सिमिलैरिटी नहीं है। और दूसरा केस बनेगा जब हमने बीच के दोनों लेटर्स को सेम रखा है। अब बीच के दोनों लेटर्स को सेम रखा है तो वो कौन सा केस हो सकता था? तो वो ये ई वाला केस हो सकता था, ये ए वाला केस हो सकता था और ये एन वाला केस हो सकता था। तो मैं फर्स्ट पोजीशन में ई है उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो 11 लेटर्स बचे थे, उन 11 लेटर्स में से बीच के 2 पोजीशंस जो फिल करने थे हमको, तो उसमें दोनों ई आ सकता था या फिर दोनों एन आ सकता था या फिर दोनों ए आ सकता था। तो ऐसे कितने केसेस बन गए? ऐसे बन गए 3 और केसेस।
ये 3 केसेस पहले के 56 केसेस में नहीं आए होंगे, क्योंकि पहले के 56 केसेस में हमने बीच के दोनों पोजीशंस को अलग अलग फिल किया था। आई बात समझ में? तो जब बीच के दोनों लेटर्स अलग अलग है तब हमारा आंसर आया 56, और जब बीच के दोनों लेटर्स सेम है तब हमारा आंसर आया 3 केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने बन जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बन जाएंगे 56 प्लस 3 59, 56 प्लस 3 59। अब मैंने जो आपसे सवाल पूछा था मैं उस सवाल को यहां लिखता हूं, ठीक है? मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उसको यहां लिखता हूं। हाउ मेनी 4-letter word can be formed from the letters of the word Mediterranean? सही लिखा हो क्या? हाँ ठीक है। such that none of the letters are repeating, and the first letter will be E and the last letter will be R. Okay, तो जो सवाल पूछा स्टूडेंट्स वो ये सवाल हो जाएगा, हाउ मेनी 4-letter words can be formed from the letters of the word Mediterranean such that none of the letters are repeating? आपको मेडिटेरियन के ही लेटर्स को उठाकर 4 लेटर का वर्ड बनाना है और उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, एंड पहला लेटर ई होना चाहिए और आखिरी लेटर आर होना चाहिए। तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे आर आएगा। तो ई तो आने का एक ही रास्ता है, इसको फिल एक ही तरीके से किया गया है, इसको भी फिल एक ही तरीके से किया गया है। तो अब अगर मैं देखूं कि मेडिटेरियन वर्ड में पीछे दोबारा पूरा लिखना नहीं लिखूंगा, क्या आप लोग एक बार इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करना चाहोगे? आप लोग एक बार इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करके मुझे बताओगे? राहुल ने बता दिया। करेक्ट हर्ष, श्रेया करेक्ट है, राहुल आंसर गलत है लेकिन, ठीक है? अमृता फरदीन गलत है। मैंने जो अभी सवाल जो टाइप किया है मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। मैंने जो अभी सवाल टाइप किया आप उसको देखो। विवांशु पहला वाला वैल्यू सही है, दूसरा वाला वैल्यू नहीं आएगा। बता रहा हूँ हर्ष, बता रहा हूँ। साक्षी करेक्ट, मधुरेंद्र करेक्ट, सेजल करेक्ट, करेक्ट। हाँ हर्ष, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अनाउंसमेंट डाल देता हूँ ग्रुप पे, और हम लोग जो अपना नेक्स्ट क्लास होगा वो बाइनोमियल के टीपीपी का ही डिस्कशन रख सकते हैं। वैसे बाइनोमियल का आई थिंक पहला टीपीपी डिस्कस कर चुके थे ना हम लोग, सेकंड टीपीपी का कह रहे हो?
अच्छा, फर्स्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। आदर्श करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो मेरा मेरा सवाल पहले बताओ, कितने लोगों को ये जो टाइप किया हुआ ये क्लियर नहीं है? आप में से एक बार हैंड रेज कीजिए, आप में से कितने लोगों को ये वाला सवाल क्लियर नहीं है? लोग बीच बीच में छोड़ रहे हैं, अरिजीत छोड़ के गया है, कितने लोगों को ये सवाल नहीं समझ में आया ये बताइएगा। इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मेडिटेरियन का जो 13 लेटर वर्ड है ना, उसी 13 लेटर को यूज करके हम 4 लेटर का वर्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला लेटर ई होना चाहिए, आखिरी लेटर आर होना चाहिए, और जो 4 लेटर का वर्ड बनाओगे उसमें से कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए। अंशु करेक्ट है, फरदीन करेक्ट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब समझो कि मैंने इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला। तो मेडिटेरियन में से पहला पोजीशन पे ई रख दिया, आखिरी पोजीशन पे आर रख दिया, और बाकी के जो 11 लेटर्स हैं उन 11 लेटर्स को मैंने लिखा कि एम एक बार है 11 लेटर में, ई 2 बार है, डी एक बार है, आई एक बार है, टी एक बार है, आर एक बार है, ए 2 बार है, एंड एन 2 बार है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा पॉइंट समझो कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा लेटर्स में रिपीटिशन ना हो, जो 4 लेटर का वर्ड बना रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसमें कोई भी रिपीटिशन ना हो, तो अगर पहले पोजीशन पे ई आ गया, इसका मतलब है सेकंड पोजीशन पे ई नहीं आएगा, थर्ड पोजीशन पे भी ई नहीं आएगा, तो इसको काटना पड़ेगा। इसको काटना क्यों पड़ेगा? बिकॉज ई इज प्रेजेंट इन फर्स्ट प्लेस, ई इज प्रेजेंट इन फर्स्ट प्लेस। सिमिलरली क्योंकि स्टूडेंट्स आखिरी पोजीशन पे आर आ चुका है, तो हमको आर को भी काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा? बिकॉज आर इज प्रेजेंट इन लास्ट। तो अब कितने ऑप्शंस बचे आपके पास? आपके पास बचा 1 2 3 4 5 6। अब हम 2 ए को नहीं काउंट करेंगे, या हम 2 एन को नहीं काउंट करेंगे, हम एक ए और एक ही एन को काउंट करेंगे। तो हमारे पास इसको फिल करने के 6 रास्ते हैं, और अगर इसको फिल किया आपने 6 में से किसी भी एक लेटर से, तो इसको फिल करने के अब आपके पास 5 वेज होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि वो 6 वेज कौन कौन से होंगे। M/D/I/T/A/N। इसमें से मान लो अगर मैंने डी को रख दिया, तो अब इसको फिल करने के लिए M/I/T/A/N, ये हमारे 5 रास्ते। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 6 × 5 30 वेज। बताओ किसको नहीं समझ में आया ये? 6p2 से भी आ जाता है हर्ष, 6p2 से भी आ जाता। क्या ये आंसर समझ में आया आप लोगों को? क्या ये आंसर समझ में आया है? बताइएगा जरा जल्दी से। किसी को नहीं समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड। अगर किसी को नहीं समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड। मेडिटेरियन 13 लेटर का वर्ड था, 13 लेटर में से एक लेटर पहले पोजीशन पे, एक लेटर आखिरी पोजीशन पे जा चुका, बचा 11 लेटर। अब उस 11 लेटर में ऐसा था कि 11 लेटर में ई 2 बार आ रहा था और आर 1 बार आ रहा था, तो हमने उसको भी साइड कर दिया, तो बचे हमारे पास 8 लेटर। अब 8 लेटर में से ए 2 बार आ रहा था, एन 2 बार आ रहा था, तो उसको एक एक बार हटा, तो बचा 6 लेटर। अब उसी 6 लेटर जो अब बचे हैं ना, वो 6 अलग अलग लेटर है एक दूसरे से,
और वो 6 लेटर में से कोई भी पहला पोजीशन पे या आखिरी पोजीशन पे नहीं है। तो अब 6 लेटर को 2 पोजीशन पे फिल करना था, कितने तरीके से करते हैं, 6p2 बेस से। तो 6p2 का वैल्यू 30 निकल कर आएगा। तो अब पिछले वाले सवाल को फिर से ट्राई करके देखते हैं। पिछले वाले सवाल में क्या है, पिछले वाले सवाल में पूछा जा रहा है कि कितने 4 लेटर के वर्ड्स बना सकते हो आप अलग अलग यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मेडिटेरियन, जिसमें पहला लेटर ई होगा और आखिरी लेटर आर होगा। तो अब यहाँ पे वो विदाउट रिपीटेशन की बात नहीं कर रहा। बताओ क्वेश्चन में पढ़ के कहीं भी ऐसा लग रहा है कि उसने बोला है रिपीटेशन मत करना? कहीं भी ऐसा बोला उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है। तो हम यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि मेडिटेरियन में जैसे कि अगर एम एक बार आ रहा है ना, तो आपका जो 4 लेटर का वर्ड बनेगा उस 4 लेटर के वर्ड में एम भी एक ही बार आएगा। एम को आप 2 बार या 4 बार नहीं यूज कर सकते। सिमिलरली अगर आपका आर 2 बार आ रहा है तो आर को आप 2 ही बार यूज कर सकते हो, आप आर को 3 बार यूज नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो यही सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या है पॉइंट, पॉइंट ये है कि 13 लेटर का वर्ड में से हमको देखना है कि हम कितने अलग अलग 4 लेटर के वर्ड बना सकते हैं, जिसमें से पहला लेटर ई होगा और आखिरी लेटर आर होगा, ठीक है। पहला ई होगा और आखिरी आर होगा। तो बचा 11 लेटर। उन 11 लेटर को कहां पे फिल करना है? तो उन 11 लेटर को हम कहीं ना कहीं यहां रखना चाहते हैं, है ना। 11 लेटर को हम यहाँ, अब केस, पहला केस क्या है? पहला केस है कि ये दोनों पोजीशन, बोथ दीज पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट लेटर्स, और यहां पे क्या है, both the positions are occupied by same letters. Okay, they are occupied by same letters. Is this clear? अब जब इसको देखते हो, जब हम केस 1 की बात करें तो केस 1 का यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पढ़ो इसको। When the two letters are different, तो जब दोनों लेटर्स आप बीच वाले अलग अलग रखना चाहते हो तो आपके पास कितने अलग अलग ऑप्शंस हैं, ऐसे समझो ना। अगर आप बीच के 2 लेटर्स अलग अलग रखना चाहते हो तो आपके पास कितने अलग अलग ऑप्शंस हैं? तो 11 लेटर तो था, लेकिन 11 में से 3 लेटर्स ऐसे थे जो दो बार आ रहे थे। मतलब आपके पास 8 अवेलेबल डिफरेंट चॉइसेस थे कि नहीं? आपके पास 8 अवेलेबल डिफरेंट चॉइसेस थे। अब वही 8 अवेलेबल डिफरेंट चॉइसेस को आप कहाँ पे फिल करना चाहते हो? 2 जगहों पे फिल करना चाहते हो। तो कितने तरीके से कर सकते हो? 8p2 वेज में से कर सकते हो। तो 8p2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब केस 2 क्या है? केस 2 है जहां पे आप दोनों लेटर सेम रखना चाहते हो। तो 11 लेटर्स में से जो 11 लेटर्स बचे थे उनमें से कितने ऐसे केसेस दिख रहे हैं आपको जहां पे 2-2 लेटर्स आ रहे हैं? तो सिर्फ 3 ही केसेस दिख रहे हैं। कौन कौन से? एन वाला, ई वाला और ए वाला। तो या तो आपके, अगर मैं उन दोनों केसेस को रोकूंगा तो या तो मेरा ये ENNR बनेगा, या फिर ये EER बनेगा, या फिर EAAR बनेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे कितने कितने आए केसेस? यहाँ पे आए मेरे पास 3 केसेस, यहाँ पे आए मेरे 3 केसेस। तो केस 1 में 56 केसेस आए, केस 2 में 3 केसेस आए। अब या तो केस 1 होगा जहां पे आपने बीच के दोनों लेटर्स अलग अलग रखे थे, या फिर आपका केस 2 होगा जहां पे आपने बीच के दोनों लेटर्स को सेम रखा था। अब क्योंकि केस 1 या केस 2 हो रहा है, या मतलब इंग्लिश का और होता है, तो वहां पे हम लगाएंगे प्लस का साइन। तो 56 + 3 इसलिए बन जाएगा 59। क्या ये समझ में आ चुका हर्ष?
मधुरेंद्र हैंड रेस किया। जिन जिन लोगों के मन में सवाल आ रहा है प्लीज क्लियर कीजिएगा। सर आर भी तो 2 बार रिपीट हो सकता है। बिल्कुल, आप ये देखो मधुरेंद्र कि जब केस 1 है, केस 1 में हम ये वो वाला केस काउंट करके चल रहे हैं कि आर इनमें से कोई एक जगह पे आ सकता है, लेकिन आर अगर इनमें से कोई एक जगह पे आया तो हमारा चौथे पोजीशंस के साथ रिपीट हो रहा है, वो चक्कर नहीं है। हम अभी आप ये देखो कि आपने पहला पोजीशन और चौथा पोजीशन तो फिक्स है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पहला पोजीशन और चौथा पोजीशन को मत देखो, और मैं कह रहा हूं कि आपके पास मैंने 11 लेटर दिए हैं, 11 में से एन 2 बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, तो 11 लेटर्स को 2 जगहों पे कैसे कैसे रख सकते हो? तो आप खुद से क्या सोचोगे कि उसमें से 2 केस बनेगा, या तो मैं दोनों लेटर अलग अलग रखूंगा या फिर मैं दोनों लेटर सेम रखूंगा। पहला और चौथे के बारे में सोचना ही भूल जाओ। पहला और चौथा तो कंडीशन दिया था सिर्फ किस लिए कि 13 लेटर में से 2 चले गए, बचे 11, तो हमको उसके अकॉर्डिंग सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? बोलो, बात समझ में आ रहा है? यस सर समझ में आ गया। आपको पहला और चौथा, ठीक है, पहला और चौथा तो फिक्स कर दिया गया ना, तो हम उसको तो इग्नोर करके चल रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमको जो बीच के 2 पोजीशन फिक्स करने हैं वो बचे हुए 11 लेटर से फिक्स करने हैं। तो आप खुद से क्या सोचोगे, या तो हम दोनों अलग अलग रखेंगे या हम दोनों सेम रखेंगे। ठीक है हर्ष, क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, हाँ हर्ष बताइए। अच्छा सर, जो इसके पहले हमने क्वेश्चन किया विदाउट रिपीटिशन, अगर वही विथ रिपीटिशन होता तो 13 का स्क्वायर आंसर होता विथ 169। तो हाँ विथ रिपीटिशन होता तो आंसर 13 into 13 होता। ओके सर। ठीक है, सॉरी 13 into 13 नहीं होता, क्योंकि 13 डिफरेंट लेटर्स नहीं है ना हमारे पास। क्या हमारे पास 13 डिफरेंट लेटर्स है? हमारे पास 13 डिफरेंट लेटर्स नहीं है, हमारे पास 8 डिफरेंट लेटर्स है। तो उस केस में हमारा आंसर 8 into 8 हो जाता है। एग्जैक्टली सूर्या, 8 का स्क्वायर होगा। यस विवांशु, सर मेरा तो आंसर आया था ना 64। कितना? हाँ वो 64 लेकिन मैंने हाँ सही है सही है, वो सही है ना? क्या कहते हैं, आपने विथ रिपीटिशन, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आपका 64 सही ठीक है, ठीक है सर। करेक्ट है। हाँ अच्छा, सो गाइस कल हमने ना रैंक ऑफ अ वर्ड वाला फंडा किया था, राइट? रैंक ऑफ अ वर्ड वाला किया था। तो चलो तो जल्दी से बताओ कि रैंक वर्ड का रैंक कितना होगा? सबको एक करके बताओ, रैंक वर्ड का रैंक कितना होगा? क्वेश्चन याद है क्या सबको? क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर आप एक डिक्शनरी बना रहे हो, अपनी खुद की डिक्शनरी, और अपनी खुद की डिक्शनरी में आप कौन कौन से वर्ड रखोगे? सिर्फ वही वर्ड रखोगे जो रैंक के इन चारों लेटर्स को यूज करके बनाया जाएगा। तो अब रैंक के 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर से कितने अलग अलग वर्ड बन सकते हैं? तो 4 फैक्टोरियल 24 वर्ड बन सकते हैं। अब उन 24 वर्ड को अगर अल्फाबेटिकली डिक्शनरी में रखा जाएगा तो रैंक भी उन्हीं 24 वर्ड में से कहीं एक जगह पे आएगा। तो आपसे ये पूछा गया है कि उस रैंक वर्ड कौन से पोजीशन पे आएगा। चलो बताओ मुझे, रैंक वर्ड कौन से पोजीशन पे आएगा? हरी अप। हर्ष का आंसर आ गया है।
ओके ओके ओके, चलो चलो अनम्यूट था, सॉरी। आई वाज सेइंग दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20। कैसे 20? बिकॉज रैंक वर्ड में सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले डिक्शनरी में कौन से वर्ड्स आएंगे? जो ए से शुरू होंगे, है ना, जो ए से शुरू होंगे। तो ए से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स होंगे? तो ए फिक्स कर दिया पहले पोजीशन पे, तो बचा कितना? 3 पोजीशन बचा, 3 लेटर्स बचे, मतलब 3 फैक्टोरियल 6 वर्ड्स। तो ए से शुरू होने वाले 6 वर्ड्स होंगे। उसके बाद के से शुरू होने वाले भी 6 वर्ड्स होंगे। फिर एन से वाले वर्ड्स आएंगे, एन वाले वर्ड्स भी कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल। उसके बाद आर। अब आर पे देखोगे तो आर फैक्टोरियल से शुरू होने वाले भी 6 वर्ड्स होंगे, लेकिन उन्हीं 6 वर्ड्स के अंदर कहीं पे रैंक होगा। तो उसको हम कैसे देखेंगे कि जब आर आपका पहला, मतलब जो लेटर हम ढूंढ रहे थे, उस लेटर का अगर पहला जो वर्ड हम ढूंढ रहे थे, अगर उस वर्ड का पहला लेटर हमको मिल जाता है, तो अब हम अगले लेटर को पिक करते हैं। अगला लेटर अल्फाबेटिकली कौन सा आता है? रैंक आता। अगला कौन सा आता? आर ए आता, आर ए। अब आर ए भी आ रहा है, ऊपर दिख रहा है कि अरे आर ए हमारा जो वर्ड है वो उसका पहला 2 लेटर भी आ रहे हैं। तो फिर बचा कौन? एन और के बचा। अब अगर एन और के को सोचोगे तो अल्फाबेटिकली या तो आर ए के एन होता, क्योंकि के पहले आता है एन से अल्फाबेट में, या फिर आर ए एन के होता। तो अगर हम पहले 18 वर्ड्स को देखें तो ये आपका 19वां वर्ड होता, और ये आपका 20वां वर्ड होता है कि नहीं? ये आपका 19वां और नीचे वाला आपका 20वां वर्ड होता। तो फाइनली हमको रैंक का पोजीशन क्या दिखेगा? ऊपर से रैंक का पोजीशन दिखेगा 20वां। ठीक है, 20 मधुरेंद्र 21 है, 20वां होगा ना? यस विवेक, यस विवांशु। सर मैसेज कर रहे हैं तो आप पे मैसेज नहीं जा रहा है, मतलब लिख यस रहा है सर, कि आपके पास मैसेज नहीं आ रहा है। क्या मैसेज कर रहे हैं तो मैसेज नहीं जा रहा है आप पे। मैसेज नहीं जा रहा है? चलो कोई नहीं, अभी टाइम ऐसे भी हो गया तो सेशन हाँ एंड करते हैं। ये बताओ क्या कहते ये जो समझाया हूँ 20 कैसा है, ये क्लियर है? ये तो आंसर आ ही गया था सर, लेकिन मैसेज नहीं जा रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है। हर्ष पूछा कि सर इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक है हर्ष, इनफैक्ट आई थिंक इस स्लाइड में रखा भी था, क्या मैंने रखा हुआ था, पर ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक में कल डिस्कस करता हूँ। ओके 11:45 हो गया, यहीं पे एंड करता हूँ क्लास। 12 बजे से मेरी एक नेक्स्ट क्लास है, ठीक है? तो अच्छा, अब होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि आई थिंक दोनों क्लास में मैंने बाइनोमियल का कहीं ना कहीं पहला टीपीपी का डिस्कशन किया था, तो उसमें भी कुछ 4-5 क्वेश्चन आखिर के बचे हुए थे। तो अब बाइनोमियल के टीपीपी को पहले कंप्लीट करने का टाइम आ गया है, बिकॉज आप सबके पास सफिशिएंट टाइम था पूरे हफ्ते बाइनोमियल के चैप्टर को खत्म करने का, है ना? सबके पास सफिशिएंट टाइम था। तो मैं ये मैसेज आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ, कल के दिन में हम लोग बाइनोमियल का टीपीपी का डिस्कशन करेंगे। यस आदर्श? सर अभी टीपीपी डिस्कशन स्टार्ट नहीं हुआ था। किसका? बाइनोमियल का। बाइनोमियल की टीपीपी का हर्ष कह रहा है हुआ है, 15-20 क्वेश्चंस का हुआ था क्लास में। नहीं सर, नहीं हुआ अभी। अच्छा चलो, मैं एक बार ग्रुप पे मैसेज करता हूँ, हम लोग ग्रुप पे बात कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, यहीं पे एंड करता हूँ। अचानक इंटरनेट पे दिक्कत दे रही है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।